Association with कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस भी। भारत और दुनिया के सारे युवाओं को हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन और युवा दिवस की बधाई देते हैं। लेकिन बधाई देने हम खाली हाथ नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव पर दी लल्लन टॉप की खास पेशकश जमघट तैयार है। यूपी के समाज और सियासत से ताल्लुक रखने वाले तमाम बड़ी हस्तियों से हम मिल रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं लल्लन टॉप इंटरव्यूज। पहली खेप आपके सामने 13 जनवरी को हो जाएगी पेश और वक्त होगा उसका शाम को 5 बजे। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। किसका इंटरव्यू होगा पहला, अगर आप अब भी गेस नहीं कर पाए हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं एक छोटी सी झलक। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना। हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, योगी आदित्यनाथ देवबंद से भी पर्चा भर सकते हैं। कई लोग जिनको रेगुलर जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है, उनको जेल में न्याय दे दिया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री जी, जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे। ये घटना होती है लखीमपुर खीरी में। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगते हैं और खबर ये चलती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चाहते थे डे 1 से की सख्त कार्रवाई हो, लेकिन दिल्ली ने हाथ बांध रखे थे। लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी इससे ज्यादा तो मुलायम सिंह यादव जी के घर चले गए, जितना केशव मौर्य जी के यहाँ नहीं गए। और हिंदू युवा वाहिनी, उसको लेकर भी बहुत सवाल। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी उस समय की परिस्थितियों में हम लोगों ने बनाया था। एक सवाल जिसपे सारे के सारे 75 जिलों के नौजवानों ने घेर के रखा लल्लन टॉप को, वो है रोजगार। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण में दुरुस्त नहीं हुए, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं। ये दुनिया का फिल्म सिटी बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा अब तक का। और आपने तो कह ही दिया चुनाव के बाद फिल्म देखेंगे आप बैठ के। कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा मैं। आज दी लल्लन टॉप शो समर्पित है भारत के युवाओं को, उनकी ताकत, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को और उनकी सच्चाई को भी। हम इस सवाल को मथेंगे कि क्या विवेकानंद जैसे महान विचारक के देश में युवा उनकी सीख पर अमल कर पा रहे हैं। लेकिन पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक वाले मामले की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने के लिए कहा था। आज कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों के नाम भी बता दिए। कमेटी की अध्यक्षता करेंगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उनके अलावा कमेटी में एनआईए के डायरेक्टर जनरल या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी होंगे जो कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक से नीचे के नहीं होंगे, आईजी। तीसरा बिंदु, चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी शामिल होंगे इसमें। पंजाब पुलिस के एडीजीपी सुरक्षा और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, इतने ही 5 लोग होंगे। इन नामों का ऐलान करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि दोषी कौन है, ये कोई हल नहीं है। ऐसी स्थितियों से मुकाबले के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म की ज़रूरत है। कोर्ट ने भी माना कि भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, इसके लिए व्यवस्था बेहतर करने की ज़रूरत है। कोर्ट की टिप्पणियां हमें कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से मिली है। 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री पंजाब में एक रैली को संबोधित करने गए थे, तब हुसैनीवाला शहीद स्मारक जाने के रास्ते में एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला प्रदर्शनकारियों की वजह से रोक देना पड़ा था क्योंकि आगे रास्ता बंद था। सुप्रीम कोर्ट में मामला 6 जनवरी को पहुंचा जब लॉयर्स वॉइस नाम के एक एनजीओ ने याचिका दायर कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। उसी याचिका पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने जांच कमेटी बनाई है जो सुरक्षा चूक के पूरे मामले की जांच करेगी। सुरक्षा चूक मामले पर सियासत भी जारी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, केंद्र, राज्य और दोनों जगहों पर सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं।
इस बीच एक स्टिंग ऑपरेशन भी चर्चा में है। इंडिया टुडे की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिरोजपुर जाकर इस मामले की पड़ताल की और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहे अधिकारियों से बात की। सीआईडी के डीएसपी ने तब कहा कि अफसरों को पूरी जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री दौरे को लेकर जमीनी हकीकत जुटाने की जिम्मेदारी पंजाब के खुफिया विभाग यानी सीआईडी में डीएसपी सुखदेव सिंह की थी। इंडिया टुडे ने सुखदेव सिंह से पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के पहले खुफिया विभाग कैसे चूक गया? क्या डीएसपी और उनके विभाग ने प्रधानमंत्री की रैली से पहले जमीनी हकीकत का आकलन नहीं किया था? इस पर सुखदेव सिंह के जवाब चौंकाने वाले रहे। डीएसपी सुखदेव सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्होंने एक एक पल की जमीनी हकीकत अपने आला अधिकारियों को वक्त रहते बता दी थी। 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया था कि किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। डीएसपी के अनुसार उनकी टीम को न सिर्फ पीएम के दौरे से पहले हर दिन की रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को दी भी उन्होंने, बल्कि अफसरों को संभावित खतरे के बारे में भी कई बार चेताया था। स्टिंग में कई बातों के हिसाब से तो प्रदर्शनकारियों की जानकारी पहले से पुलिस के पास थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना कई सवाल उठाता है। खैर, इन सारे सवालों का जवाब अब हमें मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस दे दिए। इस मामले में भी वही बेंच मामला देख रही है, सुनवाई कर रही है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक वाले मामले की सुनवाई कर रही है, यानी सीजेआई जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच। पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए पूरे मामले की जांच के लिए निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि लगातार धर्म संसदों का आयोजन हो रहा है। 24 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद रखी गई है, उससे पहले कोर्ट सुनवाई करे। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को नोटिस भेज रहे हैं और उसके बाद मामले को देखेंगे। कोर्ट ने 10 दिन में मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये इजाज़त भी दे दी है कि वो अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रुकवाने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास जा सकते हैं। तीसरी सुर्खी में बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी जोड़ तोड़ की। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और 4 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद अब राज्य के वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह के इस्तीफों में लिखने के लिए जो वजह लिखी जाती है, उसमें तब कल वाले इस्तीफे में मौर्य ने कहा था कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। लगभग इसी तरह की स्क्रिप्ट हमें इस नए इस्तीफे में भी देखने को मिली है। हमने आपको कल बताया था कि मौर्य के बाद 4 विधायकों रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर और विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब दारा सिंह चौहान के इस्तीफे का नफा नुकसान हम समझ लेते हैं। पूर्वांचल में चौहानों को नोनिया नाम से भी जाना जाता है, समाज का नाम है। साल 2014 के बाद बड़ी तादाद में ये समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया था और 2017 में अमित शाह के ऑपरेशन ओबीसी के तहत दारा सिंह चौहान भी बसपा से बीजेपी में आए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही सपा का रुख कर सकते हैं। वैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि दारा सिंह चौहान सपा में शामिल हो गए हैं। एक और बीजेपी विधायक रविनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की भी खबर आई थी, लेकिन बाद में विधायक ने सोशल मीडिया पर आकर इस बात को क्लियर किया कि उनके लेटर पैड को स्कैन करके गलत तरीके से एक इस्तीफा ड्राफ्ट किया गया और उसे अफवाह फैलाने के मकसद से पोस्ट कर दिया गया। विधायक ये कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। जो त्यागपत्र दिख रहा है सोशल मीडिया पे वो फर्जी है। यहाँ से वापस लौटते हैं उन इस्तीफों पे जो कि फर्जी नहीं है। इनसे योगी आदित्यनाथ की मोर्चेबंदी कुछ टूटती दिख रही है, ऐसा टिप्पणीकार कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी कर 24 जनवरी तक पेश होने को कहा है उन्हें। करीब 7 साल पहले जब मौर्य बीएसपी में थे, तब सुल्तानपुर में एक भाषण को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था। भाषण में मौर्य पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था। अब उस मामले की गंभीरता को लेकर मौर्य को कोर्ट ने बुला लिया है। यहाँ पूरी होती हैं हमारी सुर्खियां। अब एक भूल सुधार। हमने कल आपको बताया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने साल 2021-22 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख
आखिरकार बढ़ा दी। अब आप 15 मार्च 2022 तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा हमने कहा था, लेकिन इसमें हमसे एक चूक हो गई कि आईटीआर फाइल करने की तारीख सब लोगों के लिए नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ उनके लिए ही बढ़ाई गई है जिनका ऑडिट होना है। बाकी आयकर दाताओं के लिए ये नियम नहीं है, जिनकी अनऑडिटेड इनकम होती है उनके लिए नहीं है। इस चूक के लिए हम माफी चाहते हैं। ये थी सुर्खियां, अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। वायु को उल्टा कर दें तो बन जाता है युवा। इरफान खान की हासिल फिल्म और नेताजी का किरदार निभा रहे गौरी शंकर पांडे यानी आशुतोष राणा का डायलॉग, वायु शब्द का उल्टा युवा। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा हवा ही तो है, जिसे ना कोई बांध सकता है, ना कोई रोक सकता है, ना ही कोई किसी खांचे में सीमित कर सकता है, बशर्ते युवा अपनी संगठित सोच की ताकत को पहचान ले। आज से बहुत साल पहले एक युवा हुआ था जिसने अपनी ताकत को बूझ लिया था। उस युवा ने कहा था कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम स्वयं के भाग्य निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद की इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ना तो मूर्ति बनाने से स्वामी विवेकानंद के विचार फलीभूत होंगे, ना ही जन्म जयंती पर एक ट्वीट या फेसबुक पोस्ट कर देने से। जो बोएंगे आप वही काटेंगे। तो इस देश का युवा क्या बो रहा है, क्या काटने जा रहा है और सरकारें उसे किस तरह की जमीन दे रही हैं, युवा दिवस पर यही है लाख रुपए का सवाल जो हम उठाने वाले हैं। सरकार भी युवा दिवस मना रही है और युवा भी, मगर दोनों में फर्क है और वो आगे आप देखेंगे। यूं तो हिंदुस्तान बहुत पुरानी सभ्यताओं का मुल्क है, बहुत पुराना मुल्क है, बहुत पुराने लोगों का मुल्क है, बहुत पुरानी मान्यताओं का मुल्क है, मगर हम उतने ही युवा भी हैं, जवानी से और रवानी दोनों से भरपूर मुल्क। आज से पूरे 159 साल पहले साल 1863 में तब के कलकत्ता शहर में विलक्षण प्रतिभा के धनी और आध्यात्म और संस्कृति के ज्ञाता स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। सिर्फ 39 साल इस दुनिया में रहे, मगर विचारों का ऐसा भंडार दे गए वो, जो सदियों तक हिंदुस्तान के लिए किसी रोशनदान की तरह खड़े रहेंगे। चुनाव और राजनीति की खबरों से इतर हमने बड़ी खबर में उस रोशनदान से आने वाली रोशनी को आप तक पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि हमारे देश का युवा सबसे ज़रूरी विषय है। और सवाल ये कि दिन दोपहरी रात तक स्वामी विवेकानंद के कोट्स ट्वीट कर युवा दिवस की बधाई देने वाले नेताओं को साल के बाकी दिनों में युवाओं की याद क्यों नहीं आती। नेताओं से हम सवाल पूछते ही रहते हैं, कुछ सवाल हमारे युवाओं के लिए भी हैं। आखिर इस देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, कहाँ खड़ा है, कर क्या रहा है और क्या करना चाहता है। सोशल मीडिया के राजनीतिक झगड़ों में फंसकर वक्त बर्बाद कर रहा है या फिर वाकई भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। सवाल इसीलिए क्योंकि आज की तारीख में भारत की 65% आबादी युवा है। यूरोप की औसत आयु 45 साल है, जापान की 49 साल है, अमेरिका की 37 साल है, यूएस की बात कर रहे हैं, चीन की 37 साल है, चीन यूएस यहाँ बराबर है। इन सब से जवान है हमारा हिंदुस्तान, जिसकी औसत उम्र मात्र 28 साल है। यानी हिंदुस्तान चिर युवाओं का देश है, संभावनाओं का देश, संकल्पों का देश है। और स्वामी जी शिकागो में दिए अपने भाषण में यूएस वालों से कह आए थे कि 20वीं सदी भले आपकी रही हो, लेकिन 21वीं हमारी होगी। शायद युवाओं पर भरोसा था उन्हें, और इन्हीं युवाओं के दम पर प्रधानमंत्री मोदी भी दुनिया में देश का खम ठोकते रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा, पहले भी कई बार कह चुके हैं, सुनिए उनकी बात। आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे। जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये मेरा विजय का विश्वास है। आज मैं जो संकल्प रूप में बोल रहा हूं, वो 25 साल के बाद जो भी ध्वजारोहण करते होंगे, वे सिद्धि के रूप में बोलेंगे। देश सिद्धि के रूप में उसका गौरव गान करता होगा। जो आज देश के युवा हैं, वो उस समय भी देखेंगे कि देश ने कैसे ये कमाल करके दिखाया है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा
अब हमें रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के सपनों को पूरा करने से कोई बाधा रोक नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं कि एक बाधा है जो न सिर्फ रोक सकती है बल्कि बड़े परेशानी का सबब भी बन सकती है और बन भी रही है, और वो परेशानी है बेरोजगारी। बेरोजगार युवा ना तो राष्ट्र का निर्माण कर सकती है और ना ही व्यक्तित्व का, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जब युवाओं की बात होती है तो न केवल सुखी, समृद्धि और शक्तिशाली भारत की बात करते हैं हम, बल्कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र का स्वप्न भी देखते हैं। और कोई भी राष्ट्र स्वाभिमानी तभी होगा जब हर हाथ में काम होगा और हर काम को हाथ मिलेगा। मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि युवाओं की कतार भी दो तरह की हो गई है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों के युवा हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारों की फौज है। हर पार्टी का अपना यूथ विंग है, आप उठा के लिस्ट देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा है, कांग्रेस के पास यूथ कांग्रेस है, सपा के पास समाजवादी यूथ ब्रिगेड है, तृणमूल के पास तृणमूल युवा कांग्रेस है, राजद वालों के पास युवा राजद भी है, और इन्हीं के समकक्ष खड़ा है अखिल भारतीय बेरोजगार संघ, युवा हल्ला बोल, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, भारतीय बेरोजगार संघ, बेरोजगार युवा संघ। दोनों तरफ युवा खड़े हैं। एक तरफ राजनीति के रास्ते सत्ता में पहुंचने के लिए लालायित युवा, तो दूसरी तरफ युवाओं के रोजगार के वादों पर जानिसार होकर उन्हें सत्ता में पहुंचाने वाले युवा। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े युवाओं को कभी ना कभी सत्ता मिल ही जाती है, सत्ता ना मिले तो कोई ठीक ठाक महत्ता वाली पोस्ट भी मिल जाती है। मगर इन सबको सत्ता तक पहुंचाने वाले युवा सालों एड़ियां घिसने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। इधर और उधर के युवाओं में बड़े बेसिक फर्क हैं। राजनीति में 50-55 साल के नेता भी खुद को युवा कह सकते हैं, और लाखों बेरोजगार युवा कोरोना काल में 2 साल बर्बाद होने पर परीक्षा पात्रता के लिए कब ओवर एज हो जाते हैं, यानी युवा नहीं रह जाते हैं, वो युवा नेताओं वाली सरकारों को पता ही नहीं चलता है। 11 जनवरी के ही एपिसोड में हमने आपको बताया था कि देश में पिछले 5 सालों में बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई है कि पूछिए मत। आंकड़ों ने सारी कहानी कह दी थी, और स्थिति यह है कि अगर देश के सारे बेरोजगार मिलकर अपनी पार्टी बना लें तो यकीन मानिए वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। और ये भी बड़ी बात नहीं वो कि वो जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे। मगर सबसे बड़ा सच ये है कि युवा चुनाव में युवा नहीं रहता। वो तो अलग अलग खांचों में, कभी जाति में, कभी धर्म में बंट जाता है। इस पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर बेरोजगार युवा एक हो जाए तो नेताओं को बेरोजगार करते। आज युवा दिवस है, लेकिन युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की। जहां देश और प्रदेश के नेता युवाओं के नाम पे वोट मांगते हैं, वोट लेकर सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर कोई रास्ता नहीं निकालते हैं। सभी राजनीतिक नेताओं से, पार्टियों से मेरी अपील है कि यदि युवा का विकास होगा तो देश और प्रदेश का विकास होगा। और मेरे देश को युवाओं का देश कहा जाता था, लेकिन अब अनुचित नहीं होगा कि थोड़े समय बाद या वर्तमान में यह कहा जाने लगा है कि भारत देश बेरोजगारों का देश है। इससे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी राजनेताएं इस पर चिंतन मनन कर रोजगार के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए एक रास्ता निकाले और युवाओं को अवसाद में और गलत रास्ते से जाने से बचाए। अन्यथा ये युवा एकजुट होकर आने वाले समय में इन नेताओं को बेरोजगार करके बेरोजगारी का वो दर्द एहसास करवाएंगे। सभी युवाओं से युवा दिवस पर मेरी अपील है कि जब वोट देने जाओ तो अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दीजिए जात पात धर्म के नाम पर वोट ना कीजिए। और जिस दिन युवा इस तरीके से वोट करने लगा, युवाओं की ताकत नेताओं को पता चल जाएगी और ताकत सही दिशा में लग भी जाएगी। मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। बेरोजगारों के साथ बेगारों की लंबी कतार और लंबी होती जा रही है। मगर नेताओं का हाल कस्में, वादे, प्यार, वफा, वादे हैं, वादों का क्या टाइप का हो गया है। खैर, दूसरी बात यह कि नौकरी पाने की लालसा से इतर अगर युवा इनोवेशन की दिशा में सोचने लगा तो हिंदुस्तान की तस्वीर और ताबीर दोनों बदल सकते हैं। और यही वो हिंदुस्तान है जहां के युवाओं ने आईटी सेक्टर की दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ और बड़े स्टार्टअप खड़े करने वाले बिलियनियर्स भी हमारे बीच से निकले हैं। मगर यहाँ भी विवेकानंद की बात को याद करते हुए आपको चलना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पवित्रता, धैर्य व दृढ़ता सफलता के लिए ये तीनों ज़रूरी हैं, लेकिन प्रेम इन सब के ऊपर है। और यहीं से प्रेम, सौहार्द और सही सोच के साथ आगे बढ़ने वाले युवाओं और सोशल मीडिया के ज़रिए नेताओं के बहकावे में आकर और भड़काऊ बातें सुनकर उनके फेर में फंसने वाले युवाओं के बीच क्या फ़र्क है वो भी पता चलता है। हमारे पास युवाओं की 2 लिस्ट है,
नोट कीजिएगा। पहली लिस्ट, नितिन कामत जीरोधा बनाने वाले, दिव्यांग तुर्खिया मीडिया.नेट, अमोद मालवीय उड़ान, रिजो रविंद्रन बाईजूस, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट, रितेश अग्रवाल ऑरेबल स्टेस, कार्तिक मग्गर राजस्थान स्टूडियो, सानिया जेसवानी प्रकांड टेक। बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने कामयाब और काबिल स्टार्टअप शुरू किए, सफलता के आयाम गढ़े, खुद काबिल हुए, बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, धनी भी हुए। फिर हमारे सामने एक दूसरी लिस्ट आती है, इसको नोट कीजिए। मयंक रावत, नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, नीरज बिश्नोई, विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह, ओमकारेश्वर ठाकुर। ये लोग भी टेक की दुनिया के नाम हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ऊर्जा बुल्ली बाई और सुली डील्स जैसे ऐप से नफरत और अश्लीलता का प्रचार करने में लगाई। पहली तरफ की कतार के युवाओं का रास्ता बुलंदी की ओर जाता है और दूसरी तरफ वालों का रास्ता जाता है जेल। एक तरफ सही सोच वाले युवा हैं जिन्होंने ऐसे स्टार्टअप्स खड़े किए जो देश की शान बन गए, आज करोड़ों अरबों की पूंजी बन रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके दिमाग में जहालत और दुराव भरा है। दिमाग दोनों तरफ से ही लगाया गया, मगर एक सही दिशा में लगा, दूसरा गलत दिशा में, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई के साथ ज़रूरी है सही दिशा की भी, और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है जो युवाओं को सही प्लेटफॉर्म और सोच के माध्यम से आगे बढ़ाए और घृणा बढ़ाने वाली बातों और नफरती सोच पर लगाम लगाए। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। अगर सरकारों की नीतियां इस वर्कफोर्स के सही इस्तेमाल के लिए नियम बनाने लग जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी दुनिया के बाकी विकसित देशों के साथ खड़े होंगे। और युवाओं को भी ये समझना होगा कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी वरदान भी हैं और अभिशाप भी। सही सोच के साथ इस्तेमाल करेंगे तो खेल, गलत किया तो जेल। सोशल मीडिया पर निठल्ला फकीरी से बेहतर है कि युवा अपनी ऊर्जा और समय को ज़रूरी चीज़ों में लगाए। वैसे भी स्वामी विवेकानंद कहते थे कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, तो खुद को कमज़ोर कभी मत समझिए। अपने हक हुकूक की आवाज़ बुलंद करते रहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। ललन टॉप आपकी आवाज़ उठाता रहेगा, क्योंकि बात इतनी सी है कि किस्मत पर भरोसा करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब बारी है कू की राय की। हमने कू पर आज पूछा था जनता से कि क्या इस्तीफों के चलते यूपी में भाजपा को नुकसान होगा। 36% लोगों ने कहा है हाँ, 64% लोगों ने कहा है ना। अगर आप भी कूपर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर लीजिए। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय लेते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं, हम उससे भी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप, हमें दीजिए इजाज़त।